हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एक और नई बेहतरीन क्लास में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। ये आप सभी जानते होंगे कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस है वो लेके आते हैं, डेली उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। ये एसएससी यूपीजी एग्ज़ाम्स वगैरह सभी में, या सेंट्रल और स्टेट सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है। एंड ये थर्ड क्लास होने वाली है, एंड टॉपिक वाइज या रेगुलर टॉपिक वाइज हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराते रहते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सदस्य बने थे। संविधान सभा के सदस्य जो बने थे वो मद्रास से कौन थे 1946 में। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ये थे हंसा जीवराम मेहता, या फिर अम्बू स्वामीनाथ, कमला चौधरी, या फिर बेगम एजरा रसूल। चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है आपने इनको एक बार ध्यान से पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये है अम्मू स्वामीनाथन। इसके की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं आगे। इसमें डिटेल में दिया गया है अम्मू स्वामीनाथन के बारे में। देखते हैं, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्बू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड बात करें हंसा जीवराम ये है मेहता, इनके बारे में तो ये बम्बई से थे। एंड कमला चौधरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से थी। एंड बेगम एजाज रसूल की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड आप सभी को पता होगा दोस्तों हम किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न लेके आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, एंड सभी 4 सब्जेक्ट से लेके आते हैं। देखते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियोस मैंने सभी में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो संविधान सभा की जो मसौदा समिति में 10 सदस्य शामिल थे। कहने का अर्थ है कि संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसमें कितने सदस्य थे। 8 थे, 9 थे, 7 थे, या फिर 14 थे। जिन लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत या मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें सब बताया मैंने। 7 सदस्य थे दोस्तों। बढ़ते हैं इसके एनालिटिक्स की ओर। जो प्रारूप या मसौदा समिति थी इसकी गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा सदस्य समिति में अध्यक्ष कुल जो संख्या थी वो 7 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखें क्या कहता है। संविधान सभा में किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कौन सी ईयर में या कौन से साल में इसका गठन किया गया था। 1948, 1949, 1947, 1946। अभी पढ़ा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। 1947 का सही आंसर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन ही था दोस्तों, 27 अगस्त का था। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था 29 अगस्त, सॉरी दोस्तों, 29 अगस्त जो था उसको 1947 को इसका गठन किया गया था। एंड दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर ही होने वाले हैं। रिसेंटली 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। बात करें इसकी तो 29 अगस्त 1947 को इसका प्रारूप समिति का गठन हुआ था। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। एंड संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्हें इस समिति के अध्यक्ष होने के कारण संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमेशा सोचा था और इतने लंबे समय में जिसका सपना देखा था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
इस क्वेश्चन का आंसर देने की थोड़ी कोशिश कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एंड दोस्तों ये भी 2021 में आ चुका है क्वेश्चन। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। एंड वर्ष 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल के पद को संभाला था। 1944 से 1929 तक सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने जो मद्रास के एडवोकेट जनरल का पद संभाला था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा है कि हमारे भारत की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से सपना देखा था। ये इनका जो वाक्य है ये काफ़ी फेमस वाक्य है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 27 से 30 जनवरी 1948, 9 से 23 जनवरी 1946, 14 से 30 अगस्त 1947, 14 से 31 जुलाई 1947। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो हम किस लिए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 14 से 30 अगस्त 1947। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी दोस्तों 2020 में आ चुका है एग्जाम में। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था। अब देख पा रहे हैं कुल 11 सत्र हुए हैं जिनमें से 5वां सत्र के कुछ ये इस प्रकार है। एंड आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपको सत्रों के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक क्लास लेके आ जाऊंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 की बात करेंगे तो पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। ये हम दोस्तों इतिहास की तरफ बढ़ चले हैं। अब ये क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। पुरापाषाण काल से आप समझ पा रहे होंगे ये कितनी पुरानी बात है। उस समय जुआ तो चलता नहीं होगा, ना ही संगीत और ना ही घुड़सवारी। उस समय केवल शिकार किया जाता था मनोरंजन के लिए। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन था शिकार, क्योंकि ये शिकार करके अपना पेट भी भरते थे एंड सब कुछ शिकार पे ही निर्भर था। पुरापाषाण काल के मानव का भोजन मांस या कंदमूल फल हुआ करते थे। जैसे कंदमूल फल वो होते हैं दोस्तों, जैसे पेड़ों से कुछ फल वगैरह गिर जाते हैं तो वो कंदमूल फल कहलाते हैं। एंड पुरापाषाण काल के मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की खोज थी। एंड देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ये भी क्लियर होगा कि आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखते हैं कहाँ प्राप्त हुए हैं। लंगनाज से, महदहा से, या फिर लेखहिया से, या फिर चौपानी मांडो से। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है महदहा से। जो हड्डियों से निर्मित आभूषण हैं वो पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त हुए थे। देखें ऑप्शन तो महदहा ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। इसकी डिटेल में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बने उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी महदहा से बूचड़खाने के भी अवशेष मिले हैं। बूचड़खाने आप जानते होंगे कि जानवरों की जो मारने की या कुछ भी करने की जो वो होती है जगह, उन्हें बूचड़खाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र।
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सही। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बेलन घाटी। जो उच्च प्रापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। जैसा कि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एसएससी एमटीएस 2022 जो 20 जून 2023 को हुआ था उसमें आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की जो बनी मातृ देवी की प्रतिमा है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी की खुदाई में जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। जी.आर. शर्मा जी जो हैं उनके निर्देशन में बेलन घाटी की खुदाई कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य पुरापाषाणकालीन जो मध्य पाषाण युगीन जो लोग थे सबसे पहले किस जानवर के पालतू बनाया था इन्होंने। कहने का मतलब है कि जो मध्य पाषाण जो युगीन लोग हैं उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, गधे को, कुत्ते को, घोड़े को या भेड़ों को। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कुत्ते को बनाया था सबसे पहले। इस क्वेश्चन की डिटेल्स की अगर बात करें तो देखते हैं मध्य पाषाणकालीन जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। एंड पाषाण जो काल था उस अवधि में संदर्भित करता है कि जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। कहने का अर्थ है जो पाषाण काल है इसमें जो हथियार बनाए जाते थे वो सभी पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्राचीन काल में जो कम्मकार शब्द का संबंध डैश से है। जो कम्मकार शब्द है प्राचीन काल का वो किस से संबंधित है। ये कर संग्रह अधिकारी, भूमिहीन खेतहीर मजदूरों से या फिर कारीगरों से या सुनार से। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भूमिहीन खेतहीन मजदूर थे उनसे संबंधित है कम्मकार शब्द। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कम्मकार एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतहीर जो खेतिहर मजदूर से उनसे था। ये लोग जमींदारों के खेतों पर कार्य करते थे और इन लोगों को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। समझ पा रहे होंगे अब जो जो जमींदारी प्रथा थी उसमें सबसे बड़ा यही दोष था, इसलिए जमींदारी प्रथा को इंडिया में बंद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें ये पूछा है दोस्तों, इन सभी में से जो दूसरे नंबर पर आता है वो सबसे बड़ा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड ये एसएससी CHSL 10 मार्च 2023 को एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर सॉरी दोस्तों आवाज़ चली गई थी इसलिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अगर आंसर की बात करें तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर सी बिग क्रंच या ऑप्शन नंबर डी सुपरनोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कॉस्मोस। आइए देखते हैं कॉस्मोस क्या होता है। बात करें कॉस्मोस की तो कॉस्मोस जो ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला एक दूसरा शब्द है। दोस्तों ब्रह्मांड को ही कॉस्मोस भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की एक बृहद बनावट का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, जिसमें ब्रह्मांड की जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो उसकी संरचना वगैरह के बारे में उसे कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। खगोल विज्ञान जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक आकाशीय पिंडों ग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान आप समझ पा रहे होंगे। जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है तब उससे भयंकर विस्फोट होता है और वह समाप्त हो जाता है। इस घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा भी समझ रहे होंगे आप क्या होता है।
जब कोई तारा अपनी संपूर्ण एज जीने के बाद में विस्फोट होता है, जब वो ख़त्म होता है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय जो हिमालय प्रदेश है उससे लाहौर और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। कहने का अर्थ है लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। ये है थामारसरसी दर्रा एंड रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर लिपलेख दर्रा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो रोहतांग दर्रा है इसका सही आंसर, एंड ये भी 2023 में क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें ये है रोहतांग दर्रा। इस दर्रे को लेह मनाली हाईवे गुजरा है। इस दर्रे से दोस्तों जो लेह और मनाली का जो रूट है हाईवे वो इसी से गुजरा है। बनिहाल दर्रा की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो भारत व तिब्बत जो चीन की सीमा है उस पर स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दर्रे। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। गिरनार, अनाईमुड़ी, कांगो या पार्श्वनाथ। ये भी 2023 में आ चुका है, CHSL के एग्ज़ाम में, अच्छे खासे एग्ज़ाम में आया है दोस्तों। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सही क्वेश्चन नहीं है या फिर कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। शिखर जो झारखंड का कौन सा शिखर है जो सबसे ऊंचा है। पार्श्वनाथ की बात की जा रही है यहाँ पर। डिटेल्स की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है झारखंड के क्या है गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पार्श्वनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पार्श्वनाथ हड्डी की जो पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर है। पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। पार्श्वनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे समेत शिखर भी कहते हैं। गिरनार की बात करें अगर तो जूनागढ़ गुजरात में ये है। एंड अनाईमुड़ी की बात करें तो ये है इडुक्की केरल में। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। लोकटक, डल या फिर बेमनाद एंड त्सोगमो। ये इन चारों में से देखते हैं कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। डल झील की बात की जा रही है दोस्तों। इसका दूसरा नाम श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल्स की बात करें अगर तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। एंड इस झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के रूप में भी जाना जाता है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो लोकटक झील है जो मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बेमना झील की बात करें तो ये केरल में स्थित है। एंड भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है ये त्सोगमो जो झील है सिक्किम में है। यह एक हिमाच्छादित झील है। हिमाच्छादित यानी हिम का मतलब समझ पा रहे होंगे ठंडी या सर्द जो होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पूर्वी अफ्रीका पठार, तिब्बत पठार, पश्चिमी पठार या दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। यानी विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पूर्वी अफ्रीकी पठार की अगर बात करें यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो 16 में आप देख पा रहे होंगे हम किस तरह से इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं। अब यह किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है।
प्रौद्योगिकी, आकस्मिक, दीर्घकालीन या प्रतिरोधात्मक। ये भी 2023 में आ चुका है CHSL में। इस क्वेश्चन से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए। लंबे समय तक चलेगी तो दोस्तों सीधी सी बात है, दीर्घ यानी लंबा, दीर्घकालीन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसके डिटेल्स की अगर बात करें, की पॉइंट्स की, दीर्घकालीन बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण होती है। भारत में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखें तो संरचनात्मक, मौसमी, प्रच्छन्न, तकनीकी, प्रतिरोधात्मक एंड चक्रीय, इस आदि जो बेरोजगारी है वो इंडिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी, जो विश्व के 100 बैंकों में शामिल है, व्यापारिक बैंकों में। स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1806 ईस्वी में कलकत्ता में, इसको प्रारंभ किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1921 में तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। ये एक तरह से इसकी भारतीय स्टेट बैंक की हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। देखा जाए तो इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को विलय किया गया है, एंड जो कि इंपीरियल बैंक के नाम से बना था, एंड इंपीरियल बैंक को ही 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना गया था। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक है जिसने 2006 में सर्वप्रथम अपनी शाखा चीन में स्थापित की गई थी। 1921 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच का ऋणात्मक संबंध है। किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु और उसकी कीमत कर। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक बार पढ़िए आप लगी, तब तक मैं बताता हूँ। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा थोड़ा सा माइक ख़राब हो गया है। इसकी बात करें, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मांग का नियम जो बताता है उसमें डैश के बीच का ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक मीन विपरीत संबंध है। वस्तु की मांग और उसकी कीमत। दोस्तों जब वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत कम होगी पक्का, क्योंकि कम कीमत होगी तभी लोग ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होंगे। और अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जैसा कि कुछ समय पहले टमाटर के साथ हुआ था, जैसा कि 200 रुपये किलो तक बढ़ा था, तो लोगों ने उसकी जो मांग थी उसे कम कर दिया था। तो आप समझ पा रहे हो, या एक तरह से व्युत्क्रम जो उसका जो उसका जो रिवर्स होता है दोस्तों, उल्टा होता है। इसलिए भी 2023 में आ चुका है। व्युत्क्रम संबंध है इन दोनों में। थोड़ा डिटेल्स में अगर बात करें, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आप सभी को। यदि मांग की कीमत लोच, प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डायमंड है, 1 से कम है तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है। यदि मांग की कीमत जो लोच है 1 से कम है तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है। एकात्मक लोचदार या पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार या फिर बेलोचदार। देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलोचदार। आप देख पा रहे होंगे ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, सभी में दोस्तों डिटेल्स लिखी है कि ये किस क्वेश्चन में और कब पूछे गए हैं। जब कीमत में परिवर्तन, चाहे वृद्धि हो या कमी, ठीक है दोस्तों, कीमत में जब परिवर्तन होता है उसके कारण मांग की
जो मांग की गई मात्रा समान रहती है तो इसे बेलोचदार मांग के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि या तो उसकी कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन उसकी जो मांग है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। कीमत में परिवर्तन के कारण, यानी पहले जितनी बिक रही थी उसके बाद भी उतनी ही खरीदी जाएगी या बेची जाएगी। ये आज की वीडियो का, आज की जो क्लास है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार है विशेषताओं में संबंध है, निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, जानकारी पूर्ण होती है। देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ही सही बातें हैं दोस्तों। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं और जानकारी पूर्ण होती है, दोनों ही सही बातें हैं। ये भी देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, एसएससी CHSL 15 मार्च 2023 को आ चुका है। इसकी डिटेल्स की अगर बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक इस प्रकार के बाजार का रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता व विक्रेता होते हैं। इस प्रकार के बाजार में समरूप या एक जैसी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के में वस्तुओं का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। एंड दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो का जो प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सभी।